नमस्कार, सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि हर विधानसभा के अनुसार पिछली बार किसको कितने वोट मिले, पिछली बार किस प्रकार कौन जीत कर आया, किसने गिराने की कोशिश की और इस बार वर्तमान में यानी अभी जो उम्मीदवार खड़े उनमें और पिछले उम्मीदवारों में क्या अंतर है और साथ में लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसके परिणाम जो निकले उसका विधानसभा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछली बार बताया था हमने अमरावती बडनेरा का जब विश्लेषण कर रहे थे, तो कई जगह चिन्ह अदली-बदली हो गया ना, जो पिछली बार पंजे से खड़ा था, वो कमल से खड़ा है, जो कमल से खड़ा था, वो पंजे से खड़ा था। कई जगह स्थिति पिछली बार जिन्होंने जिसको साथ दिया था, अभी वो उनके खिलाफ है, यानी हम कार्यकर्ता की बात कैसे थे, मतदाता ने अपना मन बना लिया। मतदाता कहीं किसी के खिलाफ नहीं होता, वो कहीं व्यक्ति देखता है, तो कहीं पार्टी देखता है। अब विशेष बात इस पर चर्चा चल रही थी, व्यक्ति को मत देंगे लोग कि पार्टी को मत देंगे। पार्टी को मत देते हैं, जहाँ पे पार्टी के साथ लगातार जो व्यक्ति टिका है, निश्चित रूप से वहाँ पार्टी वर्क करती है। जहाँ व्यक्ति बदलते चले गए, अब पार्टी बदलते चले गए, वहाँ व्यक्ति को वोट देना है, पार्टी को वोट देना है। ये जनता में कन्फ्यूज़न था। कल हमने सारी इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से जनता कन्फ्यूज़न है और क्या वह सोचती है आखिर में। जहाँ बार-बार पार्टी बदली जाती है, वहाँ निश्चित रूप से व्यक्ति विशेष को महत्व चला जाता है, पार्टी का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को वोट जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को भी वोट जाते हैं, तो वो बाद में किस पार्टी में जाके बैठेगा इसका पता नहीं, इसलिए अपक्ष उम्मीदवार कई बार बाजी मार जाते हैं। बात आज कर रहे हैं हम पीयूष शाह विधानसभा की कि पिछली बार की स्थिति, उसके बाद लोकसभा की स्थिति और आज जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं उसकी स्थिति। क्या स्थिति रहेगी? पिछली बार किस प्रकार वोट हुआ था, कितने वोट थे और इस बार कितने वोट है, कितने ये हुआ। बीच में विधान लोकसभा के चुनाव हुए, उस टाइम लोगों की धारणा क्या रही? 6 महीने हुए, 6 महीने में लोगों की धारणा पार्टियों के प्रति नहीं बदलती है। निश्चित रूप से लोकसभा का असर आज विधानसभा पे भी हमको देखने को मिलेगा। आज ही योगी की सभा हुई, जहाँ पे उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया और ललकार भरी वापस हिंदुत्व की, वहां से जहां से हिंदुत्व की ललकार तीसरा से 3 विधानसभा के लिए आज प्रचार करते हुए देखिए। तीसरा मतदार संघ, धामनगांव मतदार संघ, जहाँ से प्रतापराव अड़सठ खड़े हैं, और परतवाड़ा यानी अचलपुर मतदार जहाँ से तायडे कमल के फूल के ऊपर खड़े, इन 3 लोगों से वहां पे जीत के लिए उन्होंने उस मंच से सभा से कहा है। योगी की सभा चली, योगी की सभा में लोग काफ़ी सुनने को लोग आते ही हैं और जैसे कहा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे पे जो एक नारा पूरे अभी देश में चल रहा है, वो महाराष्ट्र में भी असर कर रहा है। बात वापस हिंदुत्व की और पोलराइजेशन करने की आती है। तो कितना असर करेगी अमरावती की राजनीति में योगी की यह वाणी? क्या योगी की वाणी असर होंगी? क्या ये, क्योंकि लोकसभा के समय में भी बहुत यानी इस प्रकार के भाषण हुए, संभाषण हुए, उसका भी असर क्या हुआ, ये भी हमको देखना है कि लोकसभा का असर भी तीसरा मतदार संघ पे क्या। एक वोटों का विश्लेषण और वोटों के एनालिसिस के साथ में पिछली बार की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति। यहाँ पे पिछली बार, यहाँ पे हालाँकि पक्ष बदले हैं, साथी बदले हैं, साथ बदला है। जैसे यशोमती ताई यहाँ से चुनाव लड़ रही है। यशोमती ताई पिछली बार भी पंजे से थी, अभी भी पंजे से थी, लेकिन साथ के जो साथी उसके हैं, जो विरोधी पक्ष के हैं, वो भाजपा से खड़े, पिछली बार शिवसेना से खड़े थे, इस बार शिवसेना वापस यशोमती के साथ में है। पिछले बार के मत की स्थिति हम लोग देखते हैं और हमारे मेरे साथ में संजय मापले है। पिछले बार के जो वोट मिले थे, वो वोटों की आपके साथ में भी यहाँ पे विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे और किस प्रकार पिछले विधानसभा से लोकसभा तक होते हुए मतदाता किस रुझान की ओर है, यहाँ पे एक चर्चा के साथ में। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। हमने कल 2 दिन भी अभी 2 पिछले एपिसोड बनाए अमरावती बडनेरा के, जिसमें पूरी विश्लेषणात्मक चर्चा की कि मतदाता पे क्या असर पड़ रहा है, इनकी ऊपर से पार्टी की अदली-बदली, विचारों की अदली, क्योंकि विचारों की अभी राजनीति कहीं नहीं रहेगी, सारी राजनीति अभी व्यक्तिगत आधार पर हो रही है। व्यक्तिगत आधार पर कौन किसको ज़्यादा इम्प्रेशन कर सकता है, साथ में पार्टी, क्योंकि पार्टियाँ बदल गई, लोग भी बदल गए। हमारे सामने अभी ये देखें तो पिछले बार के मतदाता की शीट रखी है। पिछली बार जो मतदान आपको दिख रहे हैं यहाँ पे शीट पे, इसका विश्लेषण अभी आपको देंगे हमारे साथ संजय जी मापले। क्या लगता है पिछले बार के मतदान जो हुए थे और इस बार के मतदान, साथ में लोकसभा के भी मतदान बीच में हुए? खरं पाहता
अमरावती जिल्ह्यामधला तिवसा जो मतदारसंघ आहे, जी तिवसा मतदारसंघ हा लोकसभेमध्ये 2 जिल्ह्यामध्ये डिवाइड झालेला आहे. जी याच्यामधले काही गावं हे रामटेक मतदारसंघात आहे, जी काही गावं वर्धा मतदारसंघात आहे. पण तिवसा मतदारसंघ हा अमरावती जिल्ह्यातला एक चांगला आणि 3 जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर असलेला मतदारसंघ आहे. आपण पाहिलंय की मागच्या ज्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या त्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार बळवंत वानखडे जी यांनी त्या मतदारसंघामध्ये नवनीत राणांपेक्षा म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या महायुतीच्या उमेदवारांपेक्षा 11,000 मतं जास्त घेतली. 25,259 वोट मिले थे बलवंत वानखड़े को आणि और नवनीत राणा को मिले थे 74,683 यानी म्हणजे 11,000 के लीड थी बलवंत वानखड़े को मतदार संघ में, जबकि पूरे देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी. आज भी योगी जी आए हैं, उन्होंने भी हिंदुत्व की हुंकार भरी है. हिंदुत्व की हुंकार भरते हुए जो लोकसभा में वोट मिले थे 74,000 नवनीत राणा को मिले थे. यहाँ पे सीधी सीधी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई यहाँ पे सीधी सीधी नजर आ रही है. आता तेव्हा महायुती आणि महाविकास आघाडीला लोकसभेमध्ये जे मताचं ते तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 11,000 मताची लीड बळवंत वानखडेंनी घेतली. जी आणि आता विधानसभेमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार यशोमती ठाकूर ज्या विद्यमान आमदार आहेत त्या मतदारसंघाच्या, आणि राजेश वानखडे भारतीय जनता पार्टीचे त्या ठिकाणचे उमेदवार आहे. मला असं वाटतं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे 1-2च मतदारसंघ आहे ज्या मतदारसंघामध्ये पार्टी आणि उमेदवार कायम आहे. जी आता आपण अमरावती चित्र पाहिलं तर कॅन्डिडेट बदलले, चिन्ह बदलले. आपण मेळघाट मध्ये गेलो तरी तेच चित्र आपल्याला चल रहा, साथी बदले, साथ बदले, तेच चित्र आपण बदललं. आपण दर्यापूरला सुद्धा आपण तेच पाहून राहिलेलं आहे. फक्त मला असं वाटतंय की धामणगाव आणि तिवसा मतदारसंघामध्ये असे आहे की ज्या फाईट्स 2019च्या विधानसभेमध्ये ज्या लढती होत्या त्याच लढती 2024ला कायम आहे. परंतु परिस्थिती बदललेली आहे. परिस्थिती याच्याकरता मी म्हणेल की महाविकास आघाडीच्या उमेदवार यशोमती ठाकूर आहे, आणि यशोमती ठाकूर आता सध्या जी महाराष्ट्र राज्यामध्ये जी महाविकास आघाडी आहे ती शरद पवारांची एसपी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस पक्ष. मागल्या विधानसभेमध्ये पाहिला आपण 2019च्या निवडणुकीमध्ये राजेश वानखडे हे भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युति में खड़े, शिवसेना के चिन्ह पे खड़े थे. चिन्ह होते म्हणजे यहाँ पर उनको पिछले बार यशोमती ठाकुर को 76,218 और राजेश वानखड़े को 65,857 वोट मिले थे. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 11,000 वोटों का डिफरेंस था जो लोकसभा में कायम रहा. लोकसभा में जैसे बताया कि कुछ गांव वर्धा मतदार संघ में जाते हैं, कुछ अमरावती में आते हैं. तो लोकसभा की और अभी भी यदि वोटों की देखें तो लोकसभा में जो वोट थे 2,84,681 वोट थे, और अभी की विधानसभा में यदि वोट देखा जाए, यदि वोटों का 2,96,495 वोट यहाँ पे अभी विधानसभा मतदारसंघामध्ये. त्याच्यामध्ये 1,51,000 मतदान पुरुषांचे आणि 1,45,000 मत म्हणजे महिलांचे आहे. जी जी मग आपण जर पाहिलं की मागल्या 2019च्या निवडणुकीमध्ये राजेश वानखडे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होते. जी आणि त्या ठिकाणी धनुष्यबाणाच्या चिन्हावर त्या ठिकाणी निवडणूक लढले, आणि मला असं वाटतं की 74,000 मतं म्हणजे 65,000 मतं जवळपास मागच्या 2019च्या निवडणुकीमधले, आणि यशोमती ठाकूरांना 76,000 मतं मिळाले. पण ज्यावेळेस समीकरण कसं बदललं, समीकरण असं बदललं की शिवसेनेमध्ये फूट पडली. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यामुळे जिल्ह्यावर कमी जास्त जरी कार्यकर्ते असेल तरी अमरावती जिल्ह्यामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेची परिस्थिती ही शिंदेच्या गटाच्या शिवसेनेपेक्षा बऱ्यापैकी चांगली आहे. परंतु आता राजेश वानखडे हे आता भारतीय जनता पार्टीमध्ये यांनी प्रवेश घेतला आणि ते भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आहेत. त्याच्यामुळे मागल्या वेळेस 2019च्या निवडणुकीचं चित्र 2024च्या निवडणुकीमध्ये हे चित्र जे आहे ते चित्र असं कायम राहील असं मला म्हणता येत नाही. कारण असं होतं
की मागल्या वेळेस शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदींच्या जो या नारा था, 5 वर्षांचा नारा होता, हर हर मोदी घर घर मोदी, जो लोकसभेमध्ये नारा होता, तो लहर चल रही नारा थी मोदी की विधानसभेत पिछली नारा बार। होता. आणि आपण असं पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की 105 सीट्स भारतीय जनता पार्टीने जिंकल्या आणि जवळपास 55 सीटा तेव्हा शिवसेनेने जिंकल्या. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर पक्ष फुटले. परंतु यावेळेस काय झालं की यावेळेस तिवसा मतदारसंघामध्ये आता शिवसेना वेगळी झाली आणि शिवसेना वेगळी झाली, म्हणजे मोठा गट राजेश वानखेडेंपासून मतदानाचा दूर गेला असं मला वाटतं. आणि धनुष्यबाण सोबत राहिला, म्हणजे मागल्या वेळेचा धनुष्यबाण सोबत आहे, मागच्या धनुष्यबाण सोबत आहे आणि सोबत कमळ, लीडरशिप बदल गई ऊपर आणि वरच्या नेते बदललेत. आणि त्याच्यामुळे मागल्या वर्षी जे मतांची टक्केवारी यशोमती ठाकूरांना 74 म्हणजे 76,000 मिळाले होते. मला असं वाटतं की राजेश वानखेडेंना मतांची टक्केवारी वाढण्याकरता, जिंकून येण्याकरता खूप मेहनत त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं घ्यावं लागेल. त्याचं कारण असं आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये, अमरावती शहर जर सोडलं आपण अजित पवारांच्या गटांचं, तर जिल्ह्यामध्ये खूप काही अजित पवारच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं खूप काही प्रश्न असं मला वाटत नाही. अमरावतीमध्ये संजयजी खोडके, त्याच्यामुळे अमरावतीतली राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे जी शरद खोडकेची काँग्रेस म्हणजे अजित पवारांची काँग्रेस अमरावतीमध्ये चांगल्यापैकी आहे. परंतु तिवशामध्ये ती परिस्थिती पाहायला मिळत नाही. दुसरीकडे विषय असा की शिंदेगडची परिस्थिती सुद्धा तिवशामध्ये खूप चांगली आहे, म्हणजे असं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. एक दोन दर्यापूरच्या तालुक्यामध्ये बरे असेल किंवा एखाद्या तालुका कारण वहां पे परिस्थिती बऱ्यापैकी राहील. त्याच्यामुळे राजेश वानखेडेंना मागल्या वेळेस पेक्षा जर मताची टक्केवारी जर वाढवायची असेल, त्यांना खूप त्या ठिकाणी मेहनत घ्यावी लागेल, परतपणे मेहनत घ्यावी लागेल. लोकसभा नाही, तिथे 5.5% त्या ठिकाणी आमदार होते, म्हणजे हा कालावधी जवळपास 15 वर्षाचा कालावधी गेला. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची सत्ता त्या ठिकाणी जवळपास 15 वर्षापासून त्या ठिकाणी तिवसा मतदारसंघामध्ये काँग्रेसच्याच कॅन्डिडेट ज्या यशोमती ठाकूर त्या ठिकाणी आमदार आहेत. पिछली बार भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, 11,000 वोट का डिफरेंस बहुत नाही. आणि लोकसभेमध्ये सुद्धा 11,000चा डिफरन्स आहे. म्हणजे एक आपण पाहिलं की लोकसभेमध्ये तिवसा मतदारसंघामध्ये पिछली बार तो देखो साथ में यानी वंचित भी थी, वंचित भी 14,353 वोट लिए थे और अन्य लोगों ने 16,000 30,000 वोटों का बंटवारा अलग. नाही, वंचितचे सुद्धा यावेळेस कॅन्डिडेट आहे ना तिवसा मतदारसंघामध्ये. अमरावती जिल्हा परिषदचे माजी सभापती मिलिंद तायडे हे या वंचितचे कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी, बीएसपीचे सुद्धा त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट आहे. त्याच्यामुळे हा जो दोन्ही वर्ग आहे, म्हणजे बीएसपी संदर्भात कारण का तो खऱ्या अर्थानं आपण ज्याला असं म्हणू की भारतीय जनता पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी कुल तिवसा में 16 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसकी लिस्ट आप देख रहे हैं नीचे. डॉक्टर मुकुंद यशवंत ढोने बीएसपी से, यशोमती ठाकुर कांग्रेस से, राजेश श्रीराम वानखेड़े जनता पार्टी से और अविनाश धनवटे रिपब्लिक पार्टी से, प्रदीप गंगाधर महाजन देश जनहित पार्टी है और मिलिंद श्रीराम जी ताड़े वंचित बहुजन आघाड़ी, और ऐसे 10 उम्मीदवार अन्य यहाँ पर खड़े हैं. टोटल 16 उम्मीदवार ने 2 मशीन यहाँ लगने, क्योंकि एक में 15 आते, 2 वोटिंग मशीन लगने की यहाँ पे जो है उसकी संभावना. आप नीचे पूरी लिस्ट इसमें देख रहे हैं कि 16 उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पे नीचे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो वहां से उम्मीदवार सबके है. एक यहाँ पर और बात देखने मिली, एक 12 नंबर का उम्मीदवार, जिससे 12 नंबर के अब्दुल अब्दुल गनी, इसको स्पेनर मिला. अब स्पेनर की अमरावती में रवि राणा जितनी ताकत से ये प्रमोशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से स्पिनर का फायदा वहां पर उनको मिलेगा. तो ये स्पिनर का फायदा, जो स्पिनर की एक होता है, एक युवा स्वाभिमान का दिखता है, तो राणा का फायदा ये किसके वोट जाएंगे, क्योंकि राणा देखिए आज बीजेपी से समर्थित है और बीजेपी की बात करता है, महायुति की बात करता है. तो क्या वहां पर ये भी इस पे असर डालेगा पाना राजेश वानखेडे पे? नाही, तर रवी राणांना तिवसा मतदारसंघात जाऊन सांगावं लागेल ना, हा जो स्पॅनर आहे, हा जो पाना आहे, हा पाना या स्वाभिमान पक्षाचा आहे. राजा क्यों जाके बोले? नाही, म्हणजे आपण जर असं म्हटलं की जेवढे लोक, ज्या पद्धतीने लोक, आता परिस्थिती बदललेली आहे. पहिले चिन्ह म्हटलं की लोक मतदान करायचे. आज मतदान करताना लोक उमेदवार आणि चिन्ह दोन्ही पाहतात.
पहिलीच्या आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये पाहिला आपण, ज्या देशामध्ये जवळपास 50-55 वर्ष कांग्रेस नहीं, सत्ता होती. बहुत फर्क पड़ता है इसका। हाँ. देखिए, मुझे याद है 2014 में शायद रवि नारायण को पाना मिला था, पहले टीवी चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। तो टीवी चुनाव चिन्ह आरतीय ने वहां से ले लिया था, तो उसने 10 से 12,000 वोट टीवी चुनाव चिन्ह पर लिए। चुनाव चिन्ह का बहुत लोगों को अभी भी फर्क पड़ता है। नाही नाही, कसं आहे त्या ठिकाणी प्रॉपर उमेदवार एकाच मतदारसंघातले होते. जी जी, बंजारा मतदारसंघामध्ये जेव्हा देश उभे होते आणि रवी राणा उभे, एकाच मतदारसंघातले विषय होते. एका मतदारसंघातले उमेदवार असल्यामुळे त्या मशीनमध्ये दोन्ही चिन्ह एकाच मशीनवर असल्यामुळे मतदारांनी थोडं कन्फ्युज मतदान झाले असेल म्हणजे. जी. पण इथं हा विषय नाही आहे. इथं हा विषय नाही ना, इथं हा वेगळा विषय, बंजारा मतदारसंघाचा वेगळा विषय. त्याच्यामुळे पाण्याचा फरक त्या तिवसा मतदारसंघामध्ये खूप काही पडेल असं तर मला वाटत नाही. परंतु आज जी योगींची सभा झाली जी. तिवसा मतदारसंघामध्ये आणि त्या ठिकाणी गर्दी पण चांगल्यापैकी गर्दी आपल्याला आजच्या लाईव्ह आपल्या सगळ्या या चॅनलला आपल्याला पाहायला मिळाली. पण माझं असं मत आहे की खऱ्या अर्थानं दिवाळी झाल्यानंतर दिवाळी आटोपली आणि खऱ्या अर्थानं मतदारांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये थोडा आता उत्साह निवडणुकीच्या इस संदर्भातला बार यहाँ थोड़ा पर संचार होता है. दिवसा में प्रहार से कोई उम्मीदवार नहीं है। मैंने अभी 16 लोगों की लिस्ट पढ़ी, इसमें प्रहार का, क्योंकि प्रहार का भी वहाँ पे अच्छा नेटवर्क है। प्रहार के भी काफी वहाँ पे फॉलोअर्स है, लेकिन प्रहार की तरफ से कोई, पिछला बार प्रहार की तरफ से उम्मीदवार खड़ा था, इस बार प्रहार की तरफ से उम्मीदवार नहीं है। तो ये प्रहार ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसका बेनिफिट किसको? क्योंकि बच्चू कडू अभी महायुति के भी खिलाफ है, महाविकास के खड़े, तो इसके वोटर्स कहाँ जाएंगे वहां पे? नाही, माझा होता प्रहार आपण जर राज्याच्या राजकारणामध्ये जर आपण जर थोडं पाहिलं तर समजा बच्चू कडूंना जो मानणारा जो वर्ग असेल, म्हणजे मतदार म्हणजे अचलपूर मतदारसंघाचं थोडं आपण गणित बाजून जाऊ. त्या ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार बबलू देशमुख आहे आणि प्रहार आणि त्या आघाडीचे परंतु इतर जो मतदार ज्या ज्या ठिकाणी प्रहारचे कॅन्डिडेट उभे आहे, म्हणजे आपण असं पाहिलं की असं झालं होतं किंवा बडनेरा मतदारसंघामध्ये प्रतिबंधला प्रहार सपोर्ट करे, मग त्यांनी सपोर्ट घेतला, यांनी दिला आणि हा वेगळा भाग झाला. परंतु तिवशामध्ये मला असं मत आहे की प्रहारचा जो मतदार है तो मतदार कांग्रेस के पाठीशी रहेगा जवळपास. यानी एक बेनिफिट कांग्रेस को इसमें यहाँ पे और जाते हुए दिख रहा है। पिछली बार के 76,218 वोट और 65,000 वोट थे, इसको 11,000 वोटों का डिफरेंस था। उसमें प्रहार भी इसमें सम्मिलित है, वंचित भी सम्मिलित है। वंचित के 14,353 वोट थे, तो इस बार भी वंचित के कायड़े खड़े, क्या ये 14,000 वोटों पे कायम रहेंगे? यदि वंचित के भी वोट कम होते तो वो भी, उनका भी कन्वर्शन करीब करीब जो उनके वोटर्स है, वोटर्स की विचारधारा है, वो भी कांग्रेस के तरफ होता है। यदि वंचित के भी कम होता है, कांग्रेस के तरफ बढ़े, तो यहाँ पे यानी पिछले बार से और अभी का आकलन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का भी साथ में आकलन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा में जितने वोट्स मिले थे 85,259 वोट, यानी पिछली बार 76,000 समझे यशोमती ठाकुर को मतदार संघ में थे, तो उससे बढ़कर यहाँ पर वोट मिले। वहीं पे नवनीत राणा को भी 74,000 वोट मिले, यानी 65,000। दोनों को बराबरी का, यानी लोकसभा की जीत का डिफरेंस, यानी वोटों का डिफरेंस, और पिछले विधानसभा का डिफरेंस, दोनों वोटों का डिफरेंस 11,000 है। जबकि बाकी यहाँ पे जो अन्य जो है, सिर्फ एक दिनेश भोवे प्रहार के 11,353 वोट उन्होंने तिवसा मतदार संघ से लिया था। तो करीब करीब 8 से 10,000 वोट का कोटा ऐसा माना जाता है, क्योंकि प्रहार दिनेश भोग का बहुत ज्यादा तिवसा मतदार संघ तो जो थे पूरे वोट जो है ये प्रहार के ही वोट है। तो 11,000 प्रहार के वोट, जैसा भी संजय ने बताया कि ये वोट भी जो विचारधारा वाले वो कांग्रेस के तरफ कन्वर्ट हो गए, तो कांग्रेस के तरफ वो। और नुकसान की बात देखा जाए तो पिछली बार से और इस बार में, क्योंकि हम साथ में बीच में लोकसभा, हमारे साथ में लोकसभा का भी आकलन इसमें बहुत जरूरी है हमको, कि किस प्रकार से वोटों का बंटवारा होगा। लोकसभेमध्ये पाडापाडीचे गणित जास्त होते, ते गणित विधानसभेमध्ये त्या उसके बावजूद भी पाडापाडीच्या गणिताच्या मध्ये आपण जे पाहिलं की प्रेस्टिज पॉइंट होता की नवनीत राणांचा पराभव होणं आवश्यक आहे। हाँ ठीक है, उसके कारण भी शायद नवनीत राणा को वोट कम मिला हो पूरा, क्योंकि काही मतदारसंघामध्ये, काही आपण मतदारसंघामध्ये पाहिलं ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं की बा एक प्रेस्टिज होता की नवनीत राणांचा पराभव झाला पाहिजे। अशाही परिस्थितीमध्ये जो जोर लावला गेला दिनेश बाबूंसाठी,
पण ही परिस्थिती आता तिवसा मतदारसंघामध्ये नाहीये. कुणाला पाडापाडीच्या गणितामध्ये का नाहीये. परंतु प्रहारनं मला असं वाटतं की अजूनपर्यंत तिवसा मतदारसंघामध्ये कोणाला समर्थन सुद्धा अजून ओपन छोड़ा उन्होंने जाहीर केलेलं नाही, अजूनपर्यंत जाहीर केलेलं नाहीये. आणि निवडणुकीच्या त्या अध्यक्षाच्या अजून अजून आपल्याला या सगळ्या गोष्टीला जवळ 15 दिवसाचा अवधी आपल्याला बाकी आहे. या 15 दिवसाच्या अवधीमध्ये बच्चू कडू तिवसांबद्दल काय निर्णय घेतात, काय निर्णय भूमिका बजावतात, हे सुद्धा पाहणं आपल्याला अत्यंत अत्यंत महत्वाचं राहणार आहे. कि बच्चू कडू और यशोमती एक ही मंत्रालय में मंत्री भी रहे साथ में. नाही, आता मंत्रालय तर सगळेच मंत्री आपण महाराष्ट्र गणित सगळेच मंत्री एकमेकांच्या आगष्टमध्ये लढून राहिले. जी जी महाराष्ट्रामध्ये तिन्ही पक्षांचे महायुती आणि महाविकास आपण मैत्रीपूर्ण लढाई आपण मुळशी मतदारसंघामध्ये गेलो होतो. अजित पवार अंतर्गत आणि भारतीय जनता पार्टी एकमेकांच्या विरोधामध्ये जवळपास घोषित नहीं हुई, लेकिन युवा स्वाभिमान और आपण परिस्थिती पाहतोय आपण. त्याच्यामुळे मंत्रालयामध्ये मंत्री असणे आणि त्या प्रॉपर मतदारसंघामध्ये खरं ते एकमेकांना लढत देणे, ह्या दोन्ही परिस्थितीमधला वेगवेगळा भाग आहे. त्याच्यामुळे तिवसा मतदारसंघामध्ये सध्या आता काय झालं की सध्या वातावरणाची निर्मिती चालू आहे. आज जर आपण मतदारांचा खऱ्या अर्थानं कल घेतला तर आज हे मतदार ठामपणे सांगू शकत नाही. ठीक है, जो विचारधाराशी जोड़ेला मतदार है, तिवसा मतदार संघ में बहुत ज्यादा यानी विचारों के आदान प्रदान वाली पार्टी नहीं, क्योंकि दोनों वही पार्टी पिछले बार से इनके खिलाफ में वो थे, आज भी बीजेपी से, पिछली बार बीजेपी के समर्थन, इनके साथ में सिर्फ सेना नहीं है, सेना अभी जो इनके साथ की सेना थी वो यशोमती के साथ में आ गई, लेकिन उसका भी कितना असर पड़ेगा तो समय बताएगा। लेकिन अभी भी हम यदि लोकसभा की, पिछले विधानसभा की और अभी की सादी ताजा स्थिति की जानकारी लेवे तो आज भी यानी नवनीत राणा को पिछली बार जो लोकसभा में वोट मिले थे और बलवंत पांडे को 11,000 वोट का डिफरेंस लगातार कायम है। और लगता है कि वो, और लोकसभा हमने देखा कि लोगों ने वोट को वेस्टेज नहीं किया, वहां पे अन्य यदि वोट है तो सिर्फ 5,000 वोट अन्य बाकी उम्मीदवारों को मिले, जितने उम्मीदवार खड़े थे जितने भी उसमें, और बाकी सारा, जबकि विधानसभा में 30,000 वोट दो मुख्य धारा के अलग पार्टी को, विधानसभा में जो वोट मिले थे 14,000 वंचित के थे और 16,000 अन्य बाकी जो उम्मीदवार है उनको मिले थे। ऐसे 30,000 वोट सारे बढ़ गए थे और बचे वोट दोनों पार्टी यानी 76,218 यशोमती ठाकुर को और 65,857 राजेश पांडे को। इस प्रकार से 30 से 31,000 वोटों का अन्य वोटों में कन्वर्ट। अब ये अन्य वोट इस बार कितने बिखरते, कितने बैठते और ये किसके तरफ कन्वर्ट होते, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स का मत फिक्स रहता है कि कहाँ जाना है। यानी पार्टी के पूरे मतदार संघ में यदि देखा जाए तो 20% के आसपास वोट है। 20% वोट जो होते हैं काम को देख के, व्यक्ति को देख के चले जाते हैं। 20% वोट जो अभी सारा चलते रहेगा किस प्रकार है वो रहेंगे, और आखिरी के जो 20% वोट बचते, जो मीडिया का अभी 15 दिन तक पूरा आकलन चलेगा, उनका एनालिसिस चलेगा, उसके आधार पर समय पर बदलने वाले कार्यकर्ताओं के वोट से बदलने वाले 20% वोट है, और यही वोट उस उम्मीदवार की हार और जीत तय करते हैं। इस प्रकार हार और जीत के कारण जो 20% के पीछे, क्योंकि कहीं पे देखो ना वोट का प्रतिशत का, हमने अभी यहाँ पे मार्जिन देखे तो 48% कुछ इसको नवनीत राणा को 44%, सॉरी यशोमती ठाकुर को 44.20%, 38% वोट राजेश पांडे का, यानी 6% से ज्यादा का फर्क नहीं है, जबकि 20% फ्लोटिंग वोट होते हैं जो चर्चाओं में हवा बनाने में, जो हवा अभी जैसे संजय ने कहा था कि हवा बनती है, वो अब हवा किसके पक्ष में बनती है, किसके फेवर में बनती है, कौन प्रचार के क्षेत्र में आगे रहता है, क्योंकि प्रचार के क्षेत्र में आगे रहना ये आखिरी के जो 20% पलटने वाले वोट है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमने आज अभी चर्चा की तीसरा विधानसभा की, जिसमें पूरी तरीके से यदि आज की परिस्थिति देखा जाए और पिछले लोकसभा की, विधानसभा की, तो कांग्रेस का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि योगी की सभा आज कितना असर डालती, योगी ने पूरा हिंदुत्व के ऊपर संवाद किया है और हिंदुत्व की ललकार भरी है और कहा कि उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक होने की वहां से गुजारिश है। अब कितना एक होता है और कौन एक होता है, क्योंकि कई बार हम एक होने की सूचना देते हैं, लेकिन हम जिसके लिए देते वो तो एक नहीं होते, लेकिन दूसरे लोग एक हो जाते हैं। उस एक होने का भी फर्क इस मतदार संघ पे आने वाले समय पर क्या पड़ेगा, निश्चित रूप से 10 तारीख के बाद में बहुत सारी स्थिति करीब करीब क्लियर होने और 15 तारीख तक स्थिति साफ हो जाएगी। अभी तो
महाराष्ट्र में भी किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। हरियाणा के चुनाव के पहले लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे हरियाणा के चुनाव होते गए और उसके परिणाम आते गए, महाविकास आघाड़ी में भी और महायुति में जोश जहां बढ़ा, वही महाविकास आघाड़ी भी कहीं तो भी बैकफुट पर जाती हुई नजर आती है। अब ये तो समय बताएगा कि कितना रिकवर करके कितना। आपने यह एपिसोड आपको कैसा लगा? हर मतदार संघ के बारे में अलग-अलग विश्लेषणात्मक चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। मैं और मेरे साथ में अभी संजय मापले है और परिमल खाबिया भी रहेंगे। हम क्या असर पड़ेगा मतदाता पर, इसके साथ में आपके साथ में चर्चा है। आज की योगी की सभा का क्या तीनों मतदार संघ पे असर पड़ेगा? क्या सही में जान फूँक पाएँगे जो अभी, क्योंकि हमने देखा कि भाजपा को 2 ही सीट की करीब-करीब युति होने के पहले लग रही थी संभावना, लेकिन भाजपा ने अपनी 5 सीटें यहाँ पे खड़ी कर दी। 3 सीटें, 3 सीटें खड़ी कर दी, 2 से ज़्यादा, क्योंकि तीसरा तो था ही और धामनगांव भी था। एक परतवाड़ा की सीट और अतिरिक्त खड़ी कर क्योंकि परतवाड़ा भी पहले युति में जाने वाले थे, बच्चू कडू थे, बच्चू कडू वहाँ पे नहीं, उन्होंने युति छोड़ दी, तो वहाँ की एक सीट इनके हिस्से में और आ गई। इस प्रकार 3 सीटों पर यहाँ पर भाजपा सीधे-सीधे चुनाव लड़ रही है, 5 के साथ में युति है। अब 3 विधानसभा में योगी की सभा का असर कल से हमको देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ और हम लगातार बने रहेंगे सभी विधानसभाओं के साथ में, विश्लेषण के साथ में आपके साथ में। नमस्कार। नमस्कार।